अब आपको मेरी वॉइस आराम से आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अभी कमेंट धीरे धीरे करिए, टॉप ऊपर वाले कमेंट मैं देख नहीं पाऊंगा, है ना, तो मैं पहले 1 बाय 1 ऊपर से कमेंट ले लेता हूं आपके। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। चलिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन था अल्बिडो। व्हाट इज अल्बिडो? आपका सेकंड क्वेश्चन इज व्यापारिक और पछुआ हवा की दिशा, हवाओं की दिशा। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, गुड इवनिंग। डेजर्ट कैसे बनते हैं? मरुस्थल। जिनके क्वेश्चंस बोर्ड पर ना आए वो एक बार दोबारा कमेंट कर देना, ऊपर काफी सारे कमेंट आ गए तो वो ऊपर चले गए। इक्विनॉक्स सोलेस्टिक। चलिए इसकी बात करेंगे हम आयनात। चलिए हिमांक और ओसांक। सेवन प्रेशर बेल्ट कैसे बनी? तो इसी के साथ बता देंगे, सेवन प्रेशर बेल्ट्स। ठीक है, आईटीसी जेड। संचयन, विकिरण, संवहन के बारे में। संचलन, आपका क्वेश्चन है संचलन, संवहन और विकिरण। चलिए हैडली कोशिका, हाँ वो उसी में आ जाएगा। आरटीसी जेड ऊपर उठता है तो एस एच ई, क्या समझ में नहीं आया मुझे। मेघा आपका कमेंट क्या है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसी को साउथ वेस्ट मानसून बोलते हैं। प्रति चक्रवाती दशाएं, प्रति चक्रवात। हाँ कोरियोलिस बल मैंने लिख दिया है पहले ही। जेट स्ट्रीम्स क्या होती हैं? जेट स्ट्रीम्स अभी आने वाली हैं, तब हम बात करेंगे। गर्म हवा ड्राई होती है या मॉइस्ट? मॉइस्ट होती है, ठीक है ना, क्योंकि गर्मी ज्यादा होगी तो मॉइस्चर ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेगी। विंटर के अंदर हमारी विंड ड्राई होती है। ये क्या लिखा है? दाब प्रवणता प्रभाव, दाब प्रवणता। चलिए सर, राजस्थान में रेन होने के 5वां रीजन क्या है? आज आने वाला है 5वां, इतना आगे मत चलिए अभी। सदर्न हेमेस्फेयर क्या होता है? दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है ना। कोपेन की थ्योरी आपके नहीं आती है भाई, कोपेन, ठीक है ना, ये 2010 से पहले के पेपर में है। कोरलिस बल अभी देखेंगे, लिख दिया है मैंने वहां पे ना, उसमें आ जाएगा। सर एयर ऊपर उठने पर बारिश होती है, ऊपर उठने पर बारिश कैसे होती है? यहाँ पर नहीं लिखा मैंने कहीं। चलिए वर्षा लिख देते हैं, वर्षा कैसे होगी? दाब पेटियों का विस्थापन अभी कर लेंगे। मियांडर, ये अभी कहाँ नेहा जी आप मियांडर पर पहुंच गए? ये तो अभी जियोमॉर्फोलॉजी में आने वाला है।
थ्योरी ऑफ कोपेन क्या है, ये आपके नहीं आता है, 2010 से पहले के पेपर में आता था ये, इसलिए मैं आपको नहीं करा रहा हूँ। एनसीईआरटी के अंदर भी केवल कोपेन को दिया है, थॉर्नवेट और टिवार था वहां पर भी नहीं है, ठीक है। वैसे कोपेन जलवायु वर्गीकरण है, 5 प्रकार की जलवायु बांटी थी उसने, लेकिन आपके नहीं आती है। अब केंद्रीय बल, $60 डिग्री पर लो प्रेशर कैसे बना, अभी देख लेंगे। आज आपके पास क्वेश्चन कुछ ज्यादा नहीं हो गए। 60 डिग्री पर लो प्रेशर, चलिए। जियोस्ट्रोपिक विंड, जियोस्ट्रोपिक विंड, चलिए। ITC-Z सन के साथ साथ उसकी डायरेक्शन में ही शिफ्ट होती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरब सागर में मानसून, मानसून आज तो करने वाले हैं, लिखने वाले हैं हम, ठीक है। उपोष्ण एयर प्रेशर बेल्ट अलग है, उपोष्ण का मतलब अलग है। आप क्वेश्चन रोहित क्या पूछना चाहते हैं, दोनों में से एक क्वेश्चन पूछिए, क्या पूछ रहे हैं, या तो उपोष्ण बात होगी या एयर प्रेशर की बात होगी। पैरेलल ऊपर जाएं तो क्या, तो एयर नहीं होगी। किसने कहा एयर नहीं होगी, एयर तो होगी लेकिन कम होगी। सेंट्रल फ्यूगल फोर्स क्या है, लिख दिया है मैंने। आइसोबार किन्हें कहते हैं, आइसोबार, सेंट्रल फ्यूगल फोर्स। मयंक आप पूछ रहे हैं सर अगर एयर माउंटेन के पैरेलल ऊपर जाएगी तो वाटर क्यों नहीं होगी, मतलब ऊपर कहां जा रही है, नॉर्थ की तरफ जा रही है भाई, पैरेलल ऊपर कहां जाएगी, पैरेलल नॉर्थ की तरफ जा रही थी विंड। अच्छा, डिवाइडेशन ऑफ एयर प्रेशर बेल्ट और जियोस्ट्रोपिक विंड, हो गए आपके कमेंट्स। चलिए, मुकेश मैंने आपको पहले बता दिया 3-4 बार कि आर्द्र हवा के कंपैरिजन में ड्राई विंड एयर भारी होगी, ठीक है ना। और क्यों होती है उसका रीजन आपको पता लगेगा लेकिन आगे, ठीक है ना। चलिए, आज आपके पास क्वेश्चन बहुत सारे हैं और 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, ITC-Z क्या होती है इस क्वेश्चन को, और ये वाला क्वेश्चन, दाब प्रवणता वाला क्वेश्चन, और 60 डिग्री वाला क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन एक जैसे हैं, ठीक है। और हवाओं की दिशा वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक ही साथ मैं बता रहा हूं आप सबको, ये वाला, ये क्वेश्चन, प्रति चक्रवात और 60 डिग्री पर लो प्रेशर, ठीक है। चलिए देखिए, जैसा मैं इधर बना रहा हूं सेम दूसरे हेमिस्फीयर में वैसा ही होगा, ठीक है। 30 डिग्री, 0 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ऐसा ही दूसरे हेमिस्फीयर में होगा। तो 0 डिग्री पर ज्यादा सनलाइट पड़ेगी तो यहां से हवाएं गर्म होकर ऊपर उड़ जाएंगी, कुछ विंड चले जाएंगे सदर्न हेमिस्फीयर में, कुछ आ जाएंगी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंड आई, इसी टाइम पर क्या हुआ, 60 डिग्री से क्या लगा, सेंट्रल फ्यूगल फोर्स। सेंट्रल फ्यूगल फोर्स क्या होता है, किसी ने पूछा था मुझसे, लिखा है कहीं पर, अपकेंद्रीय बल। इसको सुन लीजिए। क्या होता है कि हम एक रस्सी में पत्थर बांधें और उसको घुमाते हुए हम छोड़ दें, तो छोड़ने पर वो पत्थर सेंटर से बाहर की तरफ चला जाएगा, जिस फोर्स की वजह से वो बाहर गया है उसे कहते हैं अपकेंद्रीय बल। अब देखिए वो फोर्स क्यों काम करता है, वो फोर्स इसलिए काम करता है क्योंकि ये काम करता है रेडियस पर और स्पीड पर, ठीक है। तो रेडियस कितनी है और उसकी स्पीड कितनी है,
तो हमारी अर्थ की रेडियस सभी जगह पर बराबर नहीं है, क्योंकि हम जब घुमा रहे थे उसको तो कलाई से हमने उसकी स्पीड को मेंटेन किया हुआ था, लेकिन जैसे ही हमने उसकी रेडियस बढ़ाई यानी धागा छोड़ा तो वो बाहर चला गया। तो इक्वेटर लाइन पर हमारी रेडियस बड़ी है और पोल की तरफ जब जाते हैं तो रेडियस छोटी है। तो 60 डिग्री पर अर्थ की स्पीड और रेडियस का ऐसा संबंध बनता है कि यहाँ पर सेंट्रल पीटल के कंपैरिजन में सेंट्रल फ्यूगल फोर्स ज्यादा होगा, यानी केंद्र की तरफ लगने वाले बल से बाहर की तरफ लगने वाला बल ज्यादा होगा। इस वजह से यहाँ पर क्या बनेगा, हवाएं ऊपर की ओर उड़ जाएंगी। क्लियर? और अब ये भी हवाएं एक इक्वेटर लाइन की तरफ और एक पोल की तरफ चले जाएंगी। अब ये विंड जहां पर ऊपर टकराएंगी, टकराने के बाद ये नीचे आ जाएंगी, क्योंकि एक दूसरे को आगे बढ़ने से रोकेंगी, तो इनको मजबूरी में नीचे उतरना पड़ेगा, और नीचे उतरेगा तो यहाँ पर बनेगा हाई प्रेशर, और यहां से विंड ऊपर गई है तो यहाँ बनेगा लो प्रेशर, और यहाँ पर बनेगा हाई प्रेशर। क्लियर? तो जहां पर ये विंड नीचे उतरी है, अगर कोई लोकेशन ऐसी हो जहां पे हाई प्रेशर हो और दोनों तरफ लो प्रेशर हो, तो उसे कहते हैं प्रति चक्रवातीय दशाएं। कहां पे लिखा था अपन ने? क्लियर? प्रति चक्रवातीय दशाओं का मतलब होता है जहां पे हवाएं ऊपर से नीचे उतरे। ठीक है, तो आपका एक क्वेश्चन हुआ। क्लियर? यानी सेंटर में हाई प्रेशर और बाहर लो प्रेशर। चलिए, 60 डिग्री पे लो प्रेशर क्यों बना है? क्योंकि सेंट्रल फ्यूगल फोर्स है, और इसको भी मैं हटा देता हूं, क्योंकि सेंट्रल फ्यूगल फोर्स लगा, वो इसलिए लगा है क्योंकि अर्थ की रेडियस और स्पीड यहाँ पर इस प्रकार की है कि यहाँ पे सेंट्रल फ्यूगल फोर्स लगेगा। क्लियर? अब हवाएं कहाँ चलेगी? यहां से इस डायरेक्शन में, यहां से इस डायरेक्शन में, और यहां से इस डायरेक्शन में। क्लियर? तो देखिए, इसको कहते हैं हेडली शेल, इसको कहेंगे फेरल शेल, और इसको कहेंगे ध्रुवीय कोशिका। ये जो पौने चली है इनका नाम है व्यापारिक पौने, ये है पछुआ पौने, और ये है ध्रुवीय पौने। क्लियर? अब देखिए, 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ, ये क्या है? ITCZ। इंटर यानी बीच का, ट्रॉपिकल यानी इसे ट्रॉपिकल ये है, यानी कि ये दोनों एरिया ट्रॉपिकल होंगे। कन्वर्जेंस यानी ये दोनों विंड आकर के मिल रही हैं। जोन यानी एरिया, इसका मतलब 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ वाला वो एरिया जहां पर ट्रॉपिकल विंड्स आकर के मिलती हैं या व्यापारिक पवनें आकर के मिलती हैं, उसे कहते हैं ITCZ। ये लो प्रेशर की एक पेटी होती है। क्लियर? तो ITCZ क्लियर हुआ आपका? चलिए, क्लियर हो गया। अब केंद्रीय बल भी आपका हो गया। दाब प्रवणता क्या होती है? दाब प्रवणता होती है कहीं पर हाई प्रेशर और दूसरी जगह पर जब लो प्रेशर हुआ, तो इन दोनों के बीच में लगने वाला बल जिसको फॉलो करके ये हवाएं चलती हैं, उसे कहा जाता है दाब प्रवणता, यानी स्लोप, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। क्लियर? और तो कुछ ऐसा नहीं है। मरुस्थल कहाँ बनेंगे? देखिए, जो विंड ऊपर उठती है वो वर्षा करती है, और जो नीचे आती है वो वर्षा नहीं करती। और जब वर्षा नहीं करती है तो यहाँ पे ड्राई कंडीशंस बनेंगी, और इस वजह से इस एरिया में डेजर्ट का फॉर्मेशन होगा। डेजर्ट उस कंडीशन को बोलते हैं जब वर्षा की तुलना में वाष्पीकरण ज्यादा हो जाए, और जब वर्षा की तुलना में वाष्पीकरण ज्यादा हो जाएगा तो उसे कहा जाता है डेजर्ट लाइक कंडीशंस। ठीक है ना? डेजर्ट का मतलब ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल बारिश ना हो। डेजर्ट का मतलब होता है कि उस एरिया में वर्षा की तुलना में वाष्पीकरण ज्यादा हो रहा है। क्लियर? आइसोबार क्या होती है? आइसोबार होती है इक्वल एयर प्रेशर को मिलाने वाले लाइन। यानी सपोज करिए कि कहीं कहीं पर ये जितना भी मैंने पॉइंट लगाए, ये सब पॉइंट 80 MB के हैं, या 800 MB मान लीजिए, 800 MB के पॉइंट हैं, यानी कि 800 मिलीबार। तो इन 800 मिलीबार के बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होगी इसे कहेंगे आइसोबार। ठीक है? इसी तरह से इक्वल टेम्परेचर को मिलाने वाली लाइन कहलाती है समताप रेखाएं। हो गया? तो ये डायग्राम आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा।
तो मैं इस डायग्राम को हटा देता हूं। अब रही विंड की डायरेक्शन की बात, तो दिस इज इक्वेटर लाइन, 30 डिग्री लाइन, 60 डिग्री लाइन एंड 90 डिग्री लाइन। 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री लाइन। कोरियलिस फोर्स क्या होता है? अर्थ के रोटेशन की वजह से लगने वाला बल, जिसकी वजह से हवाएं सीधी ना पहुंचकर घूमते हुए पहुंचती हैं या विक्षेपित हो जाती हैं, ठीक है, उसे कहा जाता है कोरियोलिस बल। इसकी वजह से हवाएं राइट नॉर्थ में और साउथ में लेफ्ट घूम जाती हैं। क्लियर? तो क्या होगा, 30 डिग्री से 0 डिग्री की तरफ जो विंड आ रही थी, ये बिल्कुल सीधी ना चलकर अपने राइट हैंड साइड की तरफ होगी, तो इसका राइट हैंड साइड ये वाला होगा। ये विंड ऊपर जा रही थी तो इसका राइट हैंड साइड ये वाला होगा। यहां से विंड की डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में होगी जहां पे ट्रेड विंड चल रही है, ठीक है। साउथ से हवाएं सीधी ना चलकर अपने लेफ्ट हैंड साइड, तो मेरा लेफ्ट हैंड ये वाला है, ठीक है। अब यहां से अगर जाएगी तो मेरे इस वाले हाथ की तरफ मुड़ेगी, तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड कौन सा हुआ? ये वाला। और अगेन ये वैसे ही चलेंगी जैसे व्यापारिक हवाएं चली। तो हवाओं की दिशा हो गई। 7 प्रेशर बेल्ट कौन से हुई? ये है लो प्रेशर, ये है हाई प्रेशर, ये है लो प्रेशर और ये है हाई प्रेशर। लो प्रेशर, हाई प्रेशर, सॉरी, हाई प्रेशर, लो प्रेशर और हाई प्रेशर। तो दिस इज 7 प्रेशर बेल्ट। 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर? अल्बिडो क्या होता है? अल्बिडो होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अर्थ के संदर्भ में जब इसे पढ़ते हैं तो अर्थ का अल्बिडो पढ़ते हैं कि कितनी लाइट सन से आ रही थी, उसको हमने रिफ्लेक्ट कर दिया। तो वो लाइट कितनी है? 35 यूनिट। यानी 100 यूनिट अगर आई तो 35 यूनिट हमने वापस लौटा दी। ये हमारे पृथ्वी को, सतह को गर्म करने में कोई भी इसका योगदान नहीं था। क्लियर? तो उसे कहा जाता है अल्बिडो। वर्षा कैसे होगी? वर्षा काफी तरह से होती है। जो इसका सीधा सा सिद्धांत है वो यही है कि किसी भी वजह से हवा को ऊपर उठना पड़ेगा, ठीक है। अब हवा के अंदर आर्द्रता होगी 10%, 20%। सभी धाराओं पे भी लगेगा, हवाओं पे लगेगा, सभी जगह पर लगेगा कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। तो किसी भी वजह से हवा को ऊपर उठना पड़ेगा, और हवा जब ऊपर उठेगी तो वो ठंडी होगी। ठंडी होगी तो उसकी कैपेसिटी कम हो जाएगी और ऊपर जाके वो संतृप्त हो जाएगी। और जब वो संतृप्त हो जाती है, अगर उसकी वजह थोड़ा सा और ऊपर उठ जाए तो बारिश होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो वर्षा ये कैसे होगी? या तो किसी माउंटेन से टकरा करके हवाएं ऊपर उठे, या साइक्लोन में ऊपर उठे, या फिर गर्म होने के बाद वो हवाएं खुद ही ऊपर उठ जाएं। तो 3 तरह से, हाँ, आईटीसी जेट को डोल्ट्रम कहा जाता है, ठीक है। तो संतृप्त होना चाहिए। संतृप्त वो किसी भी कंडीशन में हो सकती है, कि वो माउंटेन से टकरा कर ऊपर उठ सकती है, साइक्लोन में ऊपर उठ सकती है, या हवा गर्म होकर खुद भी ऊपर उठ सकती है। क्लियर? चलिए, जियोस्ट्रोपिक विंड क्या होती है? आप लोगों ने आइसोबार का नाम सुना है। जैसा भी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर है, मान लीजिए 1000 MB, और यहाँ पर है 900 MB। इनके बीच में कुछ ना कुछ आइसोबार्स हमने खींची होंगी, ठीक। जैसे मान लीजिए ये है 980 की, ये है 970, ये है 950, ये है 920 या 930,
ये है 910। इस तरह से आइसोबार हमने खींची, तो हवाएं कहाँ चलेंगी, इन आइसोबार को ऐसे काटेंगे, सॉरी हाई प्रेशर इधर है ना, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की तरफ चलेंगे। तो आइसोबार ऐसे हैं, हवाओं की डायरेक्शन ऐसे आ रही है। तो डेफिनेशन में आपने क्या पढ़ा है कि आइसोबार को समकोण पर काटती हैं, तो क्या है, समकोण पर ही काट रही हैं, इन्हें कहा जाता है जियोस्ट्रोपिक विंड। अब देखिए इक्विनॉक्स क्या है, मैंने आपको 4 डेट्स बताई थी। ये बताया था 21 मार्च और 23 सितंबर। ये मैंने बताया था 21 जून और ये बताया था 22 दिसंबर। तो सन कहां पर होगा, इन 2 तारीख को इक्वेटर लाइन पर होगा। 21 जून को चला जाएगा यहाँ पर और 22 दिसंबर को आ जाएगा यहाँ पर। तो जब वो नॉर्थ में जाता है तो कर्क रेखा पर उसकी लाइन सीधी पड़ेगी, यानी कि लाइट सीधी आएगी, और जब यहाँ पर आएगा तो मकर रेखा पर, और जब इक्वेटर लाइन पर होगा तो दोनों एरिया में। तो जिस मौसम में ये होता है उसी मौसम के नाम से हम कहते हैं कि ग्रीष्म आयनात है या शीत आयनात है। एमबी का मतलब होता है मिलीबार, ठीक है। तो जिस मौसम में सन जहां पर होगा उसके नाम से ही हम उसको जानते हैं। आइसोबार इक्वल एयर प्रेशर को मिलाने वाली लाइन होती है, ठीक है ना। अरे अल्लीनो लालिनो अभी आया ही नहीं है तो कहां से बता दे भाई, वो तो बड़ा टॉपिक है, करवाएंगे अभी। मिलीबार होती है भाई, मिलीबार, एमबी नहीं, मिलीबार, ठीक है ना। मिलीबार को यानी एयर प्रेशर को मिलीबार में नापा जाता है। तो ये ग्रीष्म आयनात और शीत आयन यही होती है कि सर्दी में कहां पर सन गया और गर्मी में कहां तक पहुंचा। हिमांक और ओसांक क्या है, ओसांक का मतलब होता है जब गैसियस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाए, तो जिस टेम्परेचर पर वो लिक्विड में चेंज होगा इसे कहते हैं ओसांक। और अगर मान लीजिए ठंड बहुत ज्यादा है और ये सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, तो जिस पर ये सॉलिड में कन्वर्ट होता है उसे कहते हैं हिमांक, ठीक है। तो पानी तीनों फॉर्म में मिलता है, गैसियस, लिक्विड और सॉलिड। तो जब लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो उसे कहेंगे ओसांक, और जब वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसे हम कहेंगे आपका हिमांक। संचलन का मतलब होता है मूवमेंट, विंड का मूवमेंट हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, उसे कहा जाता है संचलन, ठीक। संवहन का मतलब होता है हवाएं गर्म होकर ऊपर उठें और ऊपर से ठंडी एयर नीचे की तरफ उतरे, तो इनका सर्कुलेशन बनता है ऐसे, तो दिस इज कॉल्ड संवहन। विकिरण क्या होता है, विकिरण होता है यानी कि जो चीज जितनी गर्म होगी उतनी ही उसमें से रेडिएशंस निकलेंगी। तो जो रेडिएशंस निकल रही है उसे ही विकिरण कहा जाता है। ये ऊष्मा के कारण निकलती है कि जो चीज जितनी ज्यादा गर्म होगी उतनी ही उसमें से रेडिएशंस निकलेंगी। तो आपके सारे सवालों के जवाब अभी हो गए हैं, ठीक है भाई। 7 प्रेशर बेल्ट मैं अभी बता चुका हूं, अब मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, क्योंकि क्या होता है ना कि आप क्वेश्चन तो लिख देते हैं अपना डिमांड, लेकिन उसको फिर मोबाइल को रख के कहीं चले जाते हैं आप लोग, है ना। ऐसा ना करा करिए, अगर क्वेश्चन आपने पूछा है तो बैठ के सुनिए। संचलन मतलब मूवमेंट एयर का किसी एक जगह से दूसरी जगह पर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है, इसे कहते हैं संचलन होना। अब केंद्रीय बल क्या होगा, बाहर की तरफ लगेगा, और अभी केंद्रीय बल सेंटर की तरफ लगेगा। नेम ऑफ एयर प्रेशर बेल्ट, अरे हाई प्रेशर बेल्ट और लो प्रेशर बेल्ट होती है, ठीक है ना। 2 ही तरह की बेल्ट होंगी, या तो हाई प्रेशर होगी या लो प्रेशर होगी। जो इक्वेटर पर बनेगी वो विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी होगी, 30 डिग्री पर बनेगी उसे उपोष्ण कटिबंधीय कहेंगे, 60 डिग्री पर बनेगी उसे शीतोष्ण कटिबंधीय निम्न वायुदाब की पेटी कहेंगे,
और जो ध्रुव पर बनेगी उसे ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी कहेंगे। ठीक है, चलिए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए, तो कल अपन ने टॉपिक शुरू किया था मानसून। अच्छा, मानसून में कुछ लिखा था क्या हमने? कोई भी मुझे कमेंट करके बताए कि क्या मानसून में हमने कुछ लिखा था? ओके, तो इसको एक बार शुरू से समझ लीजिए और जल्दी से फटाफट मैं इसको एक बार रिमाइंड करवा देता हूं। एक मैंने कल मैप बनाया था और इस मैप के थ्रू मैंने आपको मानसून को समझाने की कोशिश की थी। ठीक है, ये बनाया था इंडिया, ये है हमारी 0 डिग्री लाइन। सन जब नॉर्थ की तरफ शिफ्ट होगा समर में, तो सन की लाइट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा मिलेगी, तो हमारे इंडिया वाले पार्ट में भी ज्यादा मिलेगी। इंडिया में सब फसलें सारी कट गई हैं और इस एरिया में थार का डेजर्ट भी है, इस एरिया में पेनिनसुलर प्लेट्यू भी है। तो ये पूरा क्या करता है, हीट को एब्जॉर्व करेगा। जब हीट को एब्जॉर्व करेगा तो यहाँ पर लो प्रेशर बनेगा, और आप जानते हैं कि सदर्न हेमिस्फीयर में सर्दियां चल रही हैं, तो यहाँ पर ऑलरेडी हाई प्रेशर है। तो आप जानते हैं कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाओं को चलना होता है। हमेशा रूल यही है कि हाई प्रेशर से कहाँ चलेंगी, लो प्रेशर की तरफ चलेंगी। क्लियर? तो आप सोचते होंगे कि इक्वेटर लाइन कोई दीवार है, दीवार वगैरह कुछ भी नहीं है, हमारी अर्थ पर ऐसी कोई दीवार नहीं है, ये ध्यान रखिए। तो इस लो प्रेशर की वजह से सन के साथ साथ क्या होती है, आईटीसी जेड भी नॉर्थ की तरफ खिसक जाएगी। तो इस वक्त जो आईटीसी जेड है वो कुछ इस शेप में आ जाती है हमारे इंडिया के ऊपर। तो उस वक्त ये खत्म हो जाएगी जो यहाँ पर बनी हुई, यहाँ पर केवल एक लाइन बचेगी और उसे हम 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। आईटीसी जेड नहीं है अब यहाँ पर, तो ये मैंने बनाई 0 डिग्री। तो इस हाई प्रेशर से जो विंड चलेंगी इनका नाम होगा ट्रेड विंड दक्षिणी गोलार्ध की। लेकिन जैसे ही ये 0 डिग्री क्रॉस करेंगी, इनकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, राइट हैंड साइड हो जाएगी, और 1 जून को जाकर ये टकराएंगी इंडिया से, और इसे कहा जाता है मानसून का फटना। क्लियर? भाई आप कमेंट्स मत करिए। कोई बात नहीं, पीर पंजाल तक करवा दिया था ना, इसका मतलब अपनी अरब सागर की शाखा पूरी हो गई है। तो अरब सागर तक इसको पहुंचा देते हैं, उसके बाद अब आगे चलते हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था एक इंडिया का मैप। तो एक इंडिया का मैप बना लेते हैं। तो मैंने 2 ब्रांच में मानसून बताया था, एक मैंने बताया था अरब सागर से और एक चलेगा बंगाल की खाड़ी से। तो अरब सागर में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक माउंटेन है, और इस माउंटेन में 6 जगह मैंने कल आपको नोट करा दी थी, वो 6 जगह आपके पास में नोट होंगी। नर्मदा नदी की घाटी, तापी नदी की घाटी, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सेनकोटा। तो यहां से ये हवाएं सीधी अंदर एंटर करेंगी और इस रीजन में अच्छी बारिश होगी। लेकिन सेंटर वाली जगह पर पहाड़ के ऊपर चढ़ करके हवाओं को नीचे उतरना पड़ेगा, तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस से गर्म हो जाएंगी और बारिश नहीं होगी इस वाले एरिया में।
तो इसे कहते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। फिर यहाँ से जो हवाएं राजस्थान की तरफ अंदर एंटर करेंगी, तो यहाँ पर एक माउंटेन, मैंने कल आपको बताया था, यहाँ पर एक माउंटेन है, इसका नाम है अरावली। तो ये हवाएं इसके पैरेलल निकल जाएंगी और यहाँ पर 4 रीजन कल मैंने आपको बताए थे, 5वां रीजन अभी बताना है। ठीक है, तो 4 रीजन मैंने आपको बता दिए थे कि यहाँ पर वर्षा नहीं होगी और फिर ये हवाएं ऊपर पहुंचेंगी कहां पर, शिवालिक, और शिवालिक के आसपास जाके काफी वर्षा करेंगी। अब पीर पंजाल एक माउंटेन रेंज है कश्मीर में, जब ये उसको चढ़कर नीचे उतरेंगी तो जैसे जो प्रोसेस यहाँ पर हुई है वही प्रोसेस यहाँ पर भी होगी और कश्मीर की घाटी में दोबारा से रेन शेडो जोन बनेगा और वहां पर बारिश नहीं होगी। यहां तक हम लोग कर चुके हैं। क्लियर? तो जिस वक्त ये ऊपर जा रही थी विंड, उसी टाइम ये वाली भी ऊपर जा रही थी। ऐसा नहीं होता कि पहले इसको जाने का मौका मिले उसके बाद उसको मिले। तो ये विंड क्या होती है, आप जानते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोरियोलिस बल के कारण हवाएं राइट हैंड साइड की तरफ ही रहती हैं। तो ये हवाएं अपने राइट हैंड साइड की तरफ ही रहेगी, ये घूमकर अंदर एंटर नहीं करेंगी, चाहे कितना ही लो प्रेशर ऊपर बन रहा हो। तो इस वजह से ये राइट हैंड साइड की तरफ रहेंगी और कोरोमंडल कोस्ट, ये वाला तमिलनाडु में, यहां पर बारिश नहीं होगी मानसून से। ठीक है, आपसे अगर कोई पूछे कि समर मानसून में बंगाल की खाड़ी की शाखा से कोरोमंडल कोस्ट पर बारिश नहीं होती, वो इसलिए नहीं होती है क्योंकि कोरियोलिस बल के कारण बंगाल की खाड़ी की हवाएं अपने राइट हैंड डायरेक्शन की तरफ रहेंगी और वो लेफ्ट में नहीं घूमेंगी अंदर। तो अब ये आगे जा रही हैं, आगे जाने पर क्या होता है, इस एरिया में आप लोग अपना एटलस खोल लीजिए, पेज नंबर 10 और 11, सभी लोग पेज नंबर 10-11 अपना एटलस निकाल लीजिए आज। तो यहां पर यह है मेघालय का प्लेट्यू। इस मेघालय के प्लेट्यू पर 3 माउंटेन है। तो 3 माउंटेन यहां पर हैं, इनका नाम है गारो, खासी और जयंतिया। पहले आप समझिए सभी, ठीक है, लिखो लिखो मत। तो ये इनकी फनल शेप यानी कि कीप आकार आकृति, ये साउथ की तरफ खुली हुई है, नॉर्थ में पैक है पूरा। तो ये है गारो, ये है खासी और ये है जयंतिया। तो ये हवाएं जब आती हैं, तो अब ये हवाएं कैसे आएंगी, देखिए। ये है बंगाल की खाड़ी, आप इधर से जाके देख रहे हो इसको, है ना, हॉरिजेंटल। तो दिस इज बंगाल की खाड़ी, ये है बांग्लादेश और ये है मेघालय प्लेट्यू, मेघालय प्लेट्यू। तो अब हवाएं ऐसे आएंगी, बंगाली खाड़ी को पार करने के बाद ये बांग्लादेश पहुंचेंगी। बांग्लादेश में कोई भी ऊंचा माउंटेन अवेलेबल नहीं है, तो माउंटेन जब यहाँ पर नहीं होगा तो यहाँ पे बारिश भी बहुत ज्यादा नहीं होगी। और ये इसकी खुशकिस्मती भी है कि यहाँ पर मानसून की बारिश ज्यादा नहीं होती है। अगर ज्यादा बारिश होती तो बह जाता ही है ना, क्योंकि सारा डेल्टा पर है और जब सारा ही डेल्टा पर है तो डेल्टा पे मिट्टी सॉफ्ट मिलेगी और सॉफ्ट मिट्टी बह जाएगी। क्लियर? तो अब क्या होगा, यहाँ पर ऊपर 3 माउंटेन है, मैंने आपको बताया गारो, खासी और जयंतिया, गारो, खासी और जयंतिया। तो अब इन हवाओं को मजबूरी में कहाँ चढ़ना पड़ता है, मेघालय के प्लेट्यू पर। तो ये चढ़ती हैं और चढ़ के कहाँ फंस जाएंगी, इसके अंदर फंस जाएंगी, अब बाहर नहीं निकल पाएंगे यहाँ से।
अभी पूरी आर्द्रता लेकर आई है और यहाँ पे अब ये घूम घूम कर वर्षा करेंगी। खासी हिल पर ही दो प्लेस मौजूद हैं, एक है चेरापूंजी और एक है मोहसिन राम। ठीक, तो चेरापूंजी, चेरापूंजी में वर्ष में यानी कि अभी तक का किसी एक दिन में सबसे ज्यादा बारिश का रिकॉर्ड है। अभी तक किसी विशेष दिन यानी किसी मानसून के एक दिन में सबसे ज्यादा बारिश का रिकॉर्ड कहाँ है? चेरापूंजी में। और औसतन सबसे ज्यादा बारिश होती है मोहसिन राम में। कितनी? 1350 सेंटीमीटर। क्लियर? औसतन बारिश यहां पर होगी। तो यहां पर ये हवाएं जाके फंस जाएंगी। तो दिस इज योर यूपीएससी क्वेश्चन। क्लियर? यहां से क्वेश्चन आपका बनेगा, क्या बनेगा? क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि यहां पर ही बारिश सबसे ज्यादा क्यों होती है? फनल शेप की वजह से। नंबर सेकंड, दूसरा कारण, एक तो क्या है? फनल शेप। दूसरा कारण क्या है कि यहां पर वेजिटेशन बहुत ज्यादा है, और वेजिटेशन बहुत ज्यादा होगी तो क्या होगा? ये बारिश के पानी को ट्रांस इवापोरेशन करेगी और वापस एटमॉस्फेयर में इस आर्द्रता को पहुंचा देगी। तो जो आर्द्रता ऊपर से नीचे आई है वो क्या करेगी? दोबारा अपनी जड़ों से या पत्तों से वो बाहर निकाल देगी, जड़ों से सोखेगी और पत्तों से मॉइस्चर बाहर आ जाएगा। तो ऐसा होने पर दोबारा एटमॉस्फेयर में जलवाष्प मिलेगी, दोबारा क्लाउड बनेंगे और बारिश होगी। तो दो रीजन है, एक है इनका फनल शेप में होना और दूसरा यहाँ पर बहुत ज्यादा वनस्पति का होना। तो दोनों कारणों से यहाँ पर रेनफॉल बहुत ज्यादा होगी। क्लियर? अब क्या होगा? इस एरिया में एक माउंटेन है जिसका नाम है अराकान योमा। ठीक है, तो अब जो हवाएं मेघालय के प्लेट्यू और अराकान योमा के बीच में से अंदर एंटर करेंगी वो अरुणाचल प्रदेश यानी कि इस वाले रीजन में जाके हाई प्रेशर बनाएंगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हिमालय इस तरह से बेंड हो गया है तो इसने हवाओं को रोक दिया है। तो इस जगह को हम बोलते हैं ब्रह्मपुत्रा की वैली। तो ब्रह्मपुत्र की घाटी में उच्च वायुदाब बनाती हैं। क्लियर? और अभी पूरे हमारे इस पूरे जो एग्रीकल्चरल रीजन है यहाँ पर बारिश नहीं हुई है। इस पूरे रीजन में क्या बना हुआ है? लो प्रेशर, और वो भी पावरफुल। क्लियर? तो अब हाई प्रेशर से हवाएं लो प्रेशर की तरफ मूव करेंगी। तो अब ये शिवालिक के सहारे सहारे हवाएं इस डायरेक्शन में मुड़ जाती हैं। ठीक है, और अब ये पूरे मैदानी भाग में फैल जाती है। क्लियर? अब यहां पर आप पांचवा रीजन समझिए कि राजस्थान में क्यों रेनफॉल नहीं होती। ये बना माउंटेन, हवाएं किधर से आ रही? इधर से आ रही हैं। तो यहां से तो ऊपर चढ़ेंगी लेकिन इधर जब नीचे उतरेंगी तो बारिश नहीं करेंगी। यहां पर भी क्या बनेगा? रेन शेडो जोन बनेगा, क्योंकि जब हवाएं नीचे उतरेंगी तो एडियाबैटिक प्रोसेस से गर्म हो जाएगी। चार रीजन तो मैंने कल लिखाए थे, और पांचवा रीजन क्या होगा? पूर्व से मानसून आएगा और पश्चिम में जब अरावली की उतरेगी तो पश्चिम उतरने के कारण वो रेन शेडो जोन बनाएगी। यहां तक पूरा समझ में आ गया आपको? ठीक है, अब वर्षा कहां से हो रही है? इस जगह से, और इस डायरेक्शन में बढ़ रही है। तो इधर यानी कि पश्चिम में आते आते वर्षा की मात्रा भी कम होती चले जाएगी। क्लियर? तो एक बार आप इस डायग्राम को बना लीजिए ताकि इसको लिख ले, है ना? बनाइए सभी।
अराकान योमा बॉर्डर बनाता है म्यांमार की और हमारी, ठीक है। ये ब्रह्मपुत्र नदी इधर से आती है ऐसे, तो ये है ब्रह्मपुत्र की घाटी, है ना। इस जगह से यहां से ऐसे आती है ब्रह्मपुत्र, यहां से घूमेगी और इस डायरेक्शन में आती है, तो यहाँ पे बनेगा हाई प्रेशर और इधर है लो प्रेशर, हवाएं इधर टर्न हो जाएंगी। क्या कमेंट है आपका? अराकान योमा एक माउंटेन है, ये बॉर्डर बनाता है हमारी और म्यांमार की, हिमालय का। ऐसे जब हिमालय मुड़ जाता है तो ये सिंटेक्सियन बैंड बनता है, ये वाला बैंड बनेगा एक, तो हवाएं यहाँ जाके फंस जाएंगी और यहाँ पे हाई प्रेशर बनाएंगी, यहाँ पे लो प्रेशर बना हुआ है, हवाएं इधर टर्न हो जाएगी, क्लियर, बारिश होगी। चलिए, तो कल जहां आपने पहले लिखा था राजस्थान में बारिश क्यों नहीं होती या फिर क्यों कम होती है, आपने 4 पॉइंट जहां पर लिखे थे वहीं पर 5वां पॉइंट भी लिख लीजिए, ताकि 5 पॉइंट आपको एक साथ एक जगह पर मिल जाएं। तो पहले अपना 5वां पॉइंट लिखिए, जहां पर आपने 4 पॉइंट लिखे थे उसके एक 5वां पॉइंट वहां पर ऐड कर लीजिए। तो लिखिए 5th पॉइंट क्या है, लिखिए बंगाल की खाड़ी से आने वाली शाखाएं यानी हवाएं, बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं जब अरावली के पश्चिमी भागों में नीचे उतरती हैं, पश्चिमी ढालों से नीचे उतरती हैं, तो वे रुद्धोष्म प्रक्रिया से गर्म हो जाती हैं, तो वे रुद्धोष्म प्रक्रिया से गर्म हो जाती हैं। हो गया? और बारिश नहीं कर पाती, और बारिश नहीं कर पाती। हो गया? बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं जब अरावली के पश्चिमी ढालों पर उतरती हैं तो वे रुद्धोष्म प्रक्रिया से गर्म हो जाती हैं और बारिश नहीं कर पाती। क्लियर? अब आ जाइए बंगाल की खाड़ी की शाखा। कल हमने लिख लिया था अरब सागर की शाखा, और अब लिखिए बंगाल की खाड़ी की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा। लिखिए अरब सागर की शाखा के साथ साथ, अरब सागर की शाखा के साथ साथ बंगाल की खाड़ी से भी हवाएं, बंगाल की खाड़ी से भी हवाएं उत्तर की ओर बढ़ती हैं, बंगाल की खाड़ी से भी हवाएं उत्तर की ओर बढ़ती हैं, जो कि पूर्वी तट के दाहिनी ओर बनी रहती हैं, जो कि कोरियोलिस प्रभाव के कारण, ये भी लिख लीजिए ताकि सही रहे, जो कि कोरियोलिस प्रभाव के कारण पूर्वी तट के
बाईं और बनी रहती हैं। बाईं होगा दाईं, राइट हैंड साइड आप देख लेना, वो बाईं दायां क्या है, राइट हैंड साइड बनी रहती है ना। आई थिंक उसको दायां कहते हैं, बायां नहीं, राइट हैंड साइड बनी रहती है। आप ऐसा लिख लीजिए, देख लेना दायां कहते हैं या बायां कहते हैं, जो भी है, राइट हैंड साइड बनी रहती है। इसलिए इसलिए ये तमिलनाडु के तटों पर, तमिलनाडु के तटों पर, ब्रैकेट में डालिए कोरोमंडल तट, तमिलनाडु के तटों पर वर्षा प्रदान नहीं कर पाती, वर्षा प्रदान नहीं कर पाती। अब यूपीएससी में आपसे जैसे क्वेश्चन पूछा, सेंटेंस दिया आपको कि ग्रीष्मकालीन मानसून से कोरोमंडल तट पर वर्षा नहीं होती, ठीक है। कथन दिया ए, क्या दिया, ग्रीष्मकालीन मानसून से कोरोमंडल तट पर वर्षा नहीं होती। रीजन दिया कि मानसूनी हवाएं कोरियोलिस बल के कारण अपने दाहिनी ओर बनी रहती हैं। क्लियर। फिर आपसे ऑप्शन देगा, ए और आर दोनों सही, आर ए को सही एक्सप्लेन करता है, ए और आर दोनों सही लेकिन आर ए को सही एक्सप्लेन नहीं करता है, ए गलत आर सही, और ए सही आर गलत। आराम से बन गए ऑप्शन। तो मुझे फटाफट इसका आंसर बताइए क्या होगा। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन मैंने एक और जोड़ा ना कि आर ए को सही एक्सप्लेन करता है या नहीं करता है। आर ए को सही एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हाँ कर रहा है, नहीं कर रहा है, कौन है ये, शंकर महादेव, तुम्हें हो क्या रहा है। इतना पढ़ा पढ़ा के मेरे फेफड़े फूल जाएंगे लेकिन तुम्हारी गलतियां सही नहीं होंगी। दोनों सेंटेंस ठीक हैं, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए को सही एक्सप्लेन भी कर रहा है, ठीक है। तो कोरोमंडल तट पर वर्षा नहीं होगी क्योंकि कोरियोलिस बल के कारण वो अपने राइट हैंड साइड पर बनी रहेंगी। आगे लिखिए, ये हवाएं बंगाल की खाड़ी को पार कर, ये हवाएं बंगाल की खाड़ी को पार कर मेघालय के पठार पर पहुंचती हैं। बंगाल की खाड़ी को पार कर मेघालय के पठार पर पहुंचती हैं, जहां गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां अपनी कीपाकार, पहाड़ियों की कीपाकार संरचना में, पहाड़ियों की कीपाकार संरचना में, कीप आकार संरचना में ये हवाएं फंस जाती हैं, ये हवाएं फंस जाती हैं, ये हवाएं फंस जाती हैं और यहां मूसलाधार वर्षा प्रदान करती हैं, और यहां मूसलाधार वर्षा प्रदान करती हैं। हो गया। यहां मूसलाधार वर्षा प्रदान करती हैं। यहां मूसलाधार वर्षा का एक अन्य कारण, यहां मूसलाधार वर्षा का एक अन्य कारण यहां मूसलाधार वर्षा का एक अन्य कारण अत्यधिक वनस्पति का होना है, अत्यधिक वनस्पति का होना है। यहां इसका अन्य कारण क्या है, अत्यधिक वनस्पति का होना है। अब कहीं पे साइड कॉर्नर में देखिए, आप लोग जब नोट्स बनाते हैं
ठीक है, जो अभी आप लिख रहे हैं, तो लिखते वक्त आप छोटा सा क्या ध्यान रखा करिए कि सपोज करिए जो आप पेपर यूज कर रहे हैं, इस पेपर में इस तरफ एक छोटा सा स्पेस आप छोड़ के चलिए। अपना मेन काम आप यहाँ पे करिए। बीच बीच में कुछ पॉइंट्स होते हैं जो उस टॉपिक के नहीं होते, लेकिन वो आपको, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कहीं ना कहीं इस टॉपिक से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो जब जुड़े होंगे तो वो यहाँ पर लिखे जाएंगे। ठीक है, शॉर्ट शॉर्ट में वो लिखे जाएंगे। और कई बार ये शॉर्ट पॉइंट आपके इतने काम आ जाते हैं एग्जाम टाइम में कि वो मेन टॉपिक से तो उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कभी कभी बातें कभी कभी मेन पॉइंट इतने काम नहीं आते, लेकिन ये छोटे छोटे पॉइंट इतने काम आ जाएंगे कि आपका 2-4 क्वेश्चन ये सही कर देंगे। क्लियर? अब हो क्या रहा है कि जैसे मैंने अपने बच्चों के नोट्स जो आपको ये पीडीएफ दिए हैं, पीडीएफ जो बन रही है ये बच्चों के क्लास नोट्स से बन रही है। तो कुछ बच्चों को लिखाया, कुछ उसने लिख कुछ लिया, और वो जो कुछ लिख लिया उसने वही टाइप होने चला गया। ठीक है ना? और उस टाइपिंग में कुछ मिस्टेक्स आ गई। तो आप आराम से लिखें, पीडीएफ को वेरीफाई करते रहें। मैं तो अपनी तरफ से कर ही रहा हूं उसको, आप भी थोड़ा देखें। और जितने आप अच्छे नोट्स बना रहे हैं अपने, आप यहाँ पे कुछ पॉइंट्स अपना लिख के चलें, जो मेरे को कभी कभी कुछ टॉपिक्स में याद आ जाते हैं, लेकिन आपके लिए बहुत यूजफुल चीज होगी। क्लियर? अरे अभी तो मानसून तक की पीडीएफ तो पहुंची गई है ना, तो मानसून तो चल ही रहा है। ठीक है, तो मानसून का टॉपिक जब आगे चलेगा, मानसून से आगे, तो आपको मिल जाएगा। जो लोग अपना हैंड रेस कर रहे हैं ये मुझे केवल चैट में बोलें क्या सवाल है उनका। जिनको नहीं पहुंच रही है भाई पीडीएफ, वो अपने कोऑर्डिनेटर से कांटेक्ट करें कि भाई बाकी सभी को पहुंच रही है, हमारे पास क्यों नहीं पहुंच रही है, हमारी ईमेल आईडी अपडेट नहीं है क्या आपके पास? ठीक है, चलते हैं आगे। तो अब मैं क्या लिखा रहा था आपको? हाँ, यहाँ पे अपना एक स्टार पॉइंट डालिए इस वाले में, और यहां पर लिखिए खासी हिल पर ही, खासी हिल पर ही चेरापूंजी और मौसिन राम अवस्थित है। चेरापूंजी पर, यानी खासी हिल पर ही चेरापूंजी और मौसिन राम अवस्थित है। ये आपका समानांतर वाला नहीं होगा भाई पॉइंट, जो अभी आपने कमेंट में डाला है। चलिए, अवस्थित है। नेक्स्ट लिखिए उसमें अगला पॉइंट, चेरापूंजी में किसी एक दिन सर्वाधिक वर्षा का रिकॉर्ड है। चेरापूंजी में किसी एक दिन सर्वाधिक वर्षा का रिकॉर्ड है। किसी एक दिन सर्वाधिक वर्षा का रिकॉर्ड है। अब आइए मौसिन राम में, और आगे लिखिए मौसिन राम में कि यहां वर्ष में औसत सर्वाधिक बारिश होती है, या औसत सर्वाधिक बारिश होती है। औसत सर्वाधिक बारिश होती है, और वहां डाल लीजिए 1350 सेंटीमीटर। ठीक है, और जैसे अभी कुछ आंसर्स आप लोगों ने मुझे लिख करके व्हाट्सएप भी किए हैं, ये चेक करके आपके पास पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम। ठीक है ना? चलिए, अब पैराग्राफ चेंज करिए और आ जाइए इधर। लिखिए, जो हवाएं मेघालय के पठार और अराकान योमा पर्वत के बीच से, जो हवाएं मेघालय के पठार और अराकान योमा पर्वतों के बीच से उत्तर दिशा की ओर प्रवेश करती हैं,
उत्तर दिशा की ओर प्रवेश करती हैं। अब यहां पे एक वर्ड आएगा, उस वर्ड को लिखना। वो हिमालय के अक्ष मोड़, इसे इंग्लिश में बोलते हैं सिंटैक्सियन बैंड या हेयर पिन बैंड, जो गर्ल्स यूज करती है, हेयर पिन बैंड। तो हिमालय ऐसे आया है और वो फिर ऐसे हो गया, तो ये क्या हुआ ना, हेयर पिन बैंड। क्लियर? तो जो हवाएं मेघालय के पठार और अराकान योमा से उत्तर दिशा की ओर प्रवेश करती हैं, वो हिमालय के अक्षीय मोड़ में फंस जाती हैं। वो हिमालय के अक्षीय या अक्षीय मोड़ में फंस जाती हैं। क्लियर? अब कमाल की बात अब देखिए कि चाइना हमसे कहता है कि अरुणाचल प्रदेश मेरा है, ठीक है, और वो इस पर दावा ठोकता है, लेकिन हम उसे ये एरिया कभी भी नहीं दे सकते। वो इसलिए नहीं दे सकते कि अगर ये चाइना के पास चला गया तो चाइना इस गैप को ओपन कर देगा ऐसे, ठीक है, और जैसे ही गैप ओपन होगा तो ये हवाएं अब कहां चली गई, चाइना में। और यहाँ पूरा क्या है, चाइना का डेजर्ट है। अब उनका डेजर्ट तो हो जाएगा हरा भरा, लेकिन अभी इंडिया में पूरे में एग्रीकल्चर रीजन में बारिश कहां से हो रही है, यहीं से होती थी। क्लियर? अब हवाएं इधर ना मुड़ के वो सीधी कहां चली जाएंगी, चीन में। तो चीन का मरुस्थल है वो तो हो जाएगा हरा भरा, और इंडियन जो एग्रीकल्चर है ये पूरा कलेप्स हो जाएगा और इधर बन जाएगा डेजर्ट। बात समझ में आया? तो इस वजह से हमारी इकोनॉमी में आप क्या पढ़ते हैं इंडियन इकोनॉमी में, कि हमारी इकोनॉमी कैसी है, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। जब कृषि प्रधान हमारी अर्थव्यवस्था है तो कृषि तो करनी है, और इस पूरी इकोनॉमी को संभालने के लिए इस एरिया को संभालना बहुत जरूरी है। बात समझ में आया? ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई सोना चांदी गड़ा है, बहुत ज्यादा माइनिंग होती होगी, लेकिन सिंटैक्सियन बैंड, सिंटैक्सियन बैंड, तो यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन यहाँ पे बारिश कराने के लिए इस एरिया का इंडिया के पास होना बहुत जरूरी है। क्लियर? फंस जाती हैं, यहां तक आपने लिख लिया, और आगे लिखो उच्च वायुदाब फंस जाती हैं इससे, फंस जाती हैं इससे ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी में, ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी में उच्च वायुदाब बनता है। उच्च वायुदाब बनता है, फंस जाती हैं इससे ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी में उच्च वायुदाब बनता है। इस समय संपूर्ण उत्तर भारत में, इस समय संपूर्ण उत्तर भारत में निम्न वायुदाब मजबूत बना रहता है। इस समय संपूर्ण उत्तर भारत में निम्न वायुदाब मजबूत बना रहता है। अतः अतः दाब प्रवणता के कारण, अतः दाब प्रवणता के कारण पवने उच्च वायुदाब से, दाब प्रवणता के कारण पवने उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर, निम्न वायुदाब की ओर शिवालिक के सहारे सहारे, शिवालिक के सहारे सहारे पश्चिम की ओर मुड़ जाती हैं। शिवालिक के सहारे सहारे पश्चिम की ओर मुड़ जाती हैं, और ये पूरे मैदानी भाग में फैल जाती हैं।
अरे मैंने कब बोला कि पूरे भारत में उच्च वायुदाब होगा? मैंने कहा पूरे भारत में निम्न वायुदाब होगा। मैंने कहा ना कि लिखवाते कुछ हैं और लिखते कुछ हो। भाई पूरे भारत में निम्न वायुदाब है, यहाँ पे उच्च वायुदाब है। चलिए, क्या लिखा आप लोगों ने? संपूर्ण मैदानी भाग में फैल जाती है। अब ये कौन है ओप्पो A9 2020 जो पूछ रहा है कि निम्न वायुदाब क्यों बना? अब पूरे यानी कि 2 दिन हो गए मुझे ये कहते हुए कि रामायण सुनाई मैंने 2 दिन आपको, और अब आप मेरे से पूछ रहे हो कि सर सीता किसका बाप है ना? अभी तक तुम्हें ये पता नहीं लगा कि सीता का जेंडर क्या है, तो और तुम कह रहे हो कि रामायण पूरी समझ जाएंगे हम, है ना? तो भाई यहाँ निम्न वायुदाब क्यों बना हुआ है, मैं अब उस डायग्राम में आपको समझाया। सन आया, सन से लाइट मिली और पूरे उत्तर भारत में पूरी जगह क्या मिला? निम्न वायुदाब बना। ठीक है ना? हो जाता है। वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती आती है। वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। देखो ऐसा ना हो कि मैं पढ़ा रहा हूं और आपको लगे मैं रामलीला में भाषण देके चला गया, है ना, और तुम लोग भाषण सुन रहे हो। काम काम की चीजें हैं, और थोड़ा दिमाग और अपने कान दोनों खुले रखो, है ना। अब ये तो ऑनलाइन क्लास है, इसमें घर पे जितना एंजॉय कर सकते रहो उतना करो, लेकिन थोड़ा यहाँ भी ध्यान रखो, क्या पता मैं कब मजाक मजाक में काम की बात कर जाऊं। ठीक है? तो आपको 2 घंटे सीरियस रहना है, चाहे मैं रहूं या ना रहूं, इस बात के लिए आप छोड़ दीजिए। सिंटैक्सियन बैंड, अक्षीय मोड लिखा हुआ है यार इधर। ठीक है, चलिए अब हो जाता है। जब ये हवाएं राजस्थान के पश्चिमी भाग में पहुंचती हैं, जब ये हवाएं राजस्थान के पश्चिमी भाग में पहुंचती हैं, जब ये हवाएं राजस्थान के पश्चिमी भाग में पहुंचती हैं, तो वहां आगे ब्रैकेट में डालिए जैसलमेर, ब्रैकेट में डालिए जैसलमेर। पहुंचती हैं तो केवल 5 सेंटीमीटर वर्षा प्रदान करती हैं, केवल 5 सेंटीमीटर वर्षा प्रदान करती हैं। इस प्रकार मानसून को संपूर्ण भारत में फैलने में, इस प्रकार मानसून को संपूर्ण भारत में फैलने में 45 दिन का समय लग जाता है। 45 दिन का समय लग जाता है। तो अपना सेकंड टॉपिक क्या लिखा आपने? क्या रिपीट करना है? पूरा तो रिपीट नहीं होगा भाई, क्या रिपीट करना है? आप इसको रिकॉर्डिंग मोड पे भी डाल सकते हैं ना, क्लास तो रिकॉर्ड भी हो रही है, बाद में देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेम टाइम पर होता है, जब अरब सागर चल रहा है तभी बंगाली खाड़ी भी चल रहा है। ठीक है, वही 1 जून से यहां से भी ऊपर जाता है, इधर से भी ऊपर जाएगा, सेम टाइम पर दोनों चीजें जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि पहले अरब सागर जाएगा बाद में बंगाल की खाड़ी का जाएगा।
तो अभी हमने देखा, तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि किस तरह से ग्रीष्म काल में मानसून आता है। अब हम देखेंगे शीतकाल में मानसून कैसे आएगा। ठीक है, हर्ष तुम पूछ रहे हो राजस्थान में कौन से माउंटेन से उतरेगी, तो कौन सा माउंटेन, एक ही माउंटेन है अरावली राजस्थान में। चलिए शीतकालीन मानसून, इसकी बात करते हैं। तो शीत, अब इसके ऊपर कोई कमेंट मत करना, रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी या नहीं होगी, या फिर इसमें क्या होगा, ये आप सारा व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ लें, वहां पे आपको कुछ पता लग जाएगा। ठीक है, और अगर आपका टॉपिक वो समझ में नहीं आया है तो शीतकालीन मानसून को थोड़ा ढंग से समझिए। क्लियर, ऐसा ना हो कि पिछला वाले, आप पिछले वाले में उलझ रहे हैं आपका माइंड, और यहाँ पे नया टॉपिक खत्म भी हो जाए। अभी पिछले वाले से बाहर निकल आइए, और अभी आपके लिए फ्रेश टॉपिक आपका शीतकालीन मानसून शुरू हो रहा है, आप इस पे कॉन्सेंट्रेट करिए अभी। क्लियर, शीतकाल में कैसे आएगा, इसके लिए आपको सबसे पहले एक वर्ड से जानकारी करनी पड़ेगी, जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम, क्लियर। देखो था क्या कि ये है इंडिया एंड दिस इज चाइना एंड दिस इज होक्काइडो, होन्शु, क्यूशु एंड शिकोकू, ये है जापान। क्लियर, और ये है अपना पैसिफिक ओशन, और यहां पर अपना एक और कंट्री है जिसका नाम है नॉर्दर्न अमेरिका। क्लियर, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे क्या था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये तो आना चाहता ही नहीं था अमेरिका, इसने कहा था मैं वर्ल्ड वॉर में शामिल नहीं होऊंगा। लेकिन यहाँ का जो एम्पायर था, यहाँ का जो एम्परर था, उसका नाम था हिरोहितो। तो हिरोहितो जो यहाँ का एम्परर था, इसको अपनी एयर पावर पर बहुत ज्यादा घमंड था, क्योंकि अमेरिका तो क्या कर रहा था, जितने भी देश थे, चाहे वो मित्र राष्ट्र हैं या दुश्मन राष्ट्र हैं, कोई भी राष्ट्र, सबको हथियार बेच रहा है वो, और खूब पैसे कमाए उसने, और वही पैसा है जो उसके पास आज चल रहा है। तो उसने बहुत पैसा कमाया, उसने कहा कि मुझे युद्ध नहीं लड़ना, मैं आपको सामान दूंगा, हथियार दूंगा, जो भी आप मेरे को चाहिए आपको वो मिल जाएगा। अब ये जापान देख रहा था, उसने सोचा कि अगर आज तो हम महाशक्ति हैं, लेकिन आने वाले दौर में कौन बनेगा, अमेरिका, और ऐसा ना हो इसलिए अमेरिका को भी युद्ध में खींचो। क्लियर, तो उसने क्या किया, हिरोहितो ने फोन किया यहां पर कि हम तुम्हारे ऊपर एयर स्ट्राइक करने जा रहे हैं। क्लियर, और इन्होंने पर्ल हार्बर एक जगह है, यहां पर क्या कर दिया, सुबह मॉर्निंग के टाइम बम्बारमेंट यहां पर शुरू कर दिया। क्लियर, अब हुआ क्या कि इसने उस वक्त यहाँ पे टेस्टिंग चल रही थी परमाणु बम की। अब जब इसने बम्बारमेंट किया तो इन्होंने कहा कि इनकी टेस्टिंग सफल हो गई, और इसने फिर हिरोहितो को फोन करके बोला कि हमारे पास परमाणु बम है, मान जाइए। बोला कि परमाणु बम जैसी कोई चीज ही नहीं होती है। ठीक, तो इसने कहा ठीक है, तो आपको सैंपल भेजते हैं, और इसने इसके नागासाकी और हिरोशिमा पर क्या गिरा दिया, बम गिरा दिए, और यहां से वो खत्म हुआ। जिस टाइम वो आपके फाइटर प्लेन जब आ रहे थे, यानी यहाँ पे जब बम डालने आ रहे थे, तो उनकी हाइट पर, जिस हाइट पर वो उड़ रहे थे, वो थी 6 से 12 किलोमीटर के बीच वो उड़ रहे थे क्षोभ मंडल में। तो वो उन्होंने क्या देखा कि जब हम यहां से उड़ रहे हैं, इस डायरेक्शन से उड़ रहे थे वो, यहां से उड़े और इधर जाने के लिए पैसिफिक ओशन को क्रॉस कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जब हम इस डायरेक्शन में जाते हैं तो जाते वक्त तो हमारी स्पीड कम हो गई, और जब आ रहे थे तो हमारी स्पीड बढ़ गई। क्लियर, तो कैसे हुआ, यानी कि जिस डायरेक्शन में हवा चल रही हो, आप उसके अपोजिट अगर साइकिलिंग करने की कोशिश करें तो आपकी स्पीड ऑब्वियसली धीरे हो जाएगी,
और जिस डायरेक्शन में हवा चल रही हो आप उसी डायरेक्शन में अगर साइकिलिंग करेंगे तो आपकी स्पीड बहुत तेज हो जाएगी। तो उन लोगों ने पता लगाया कि 6 से 12 किलोमीटर की हाइट पर एक विंड चलती है, इसका नाम इन्होंने क्या रखा, जेट विंड, क्योंकि किसने खोजा, फाइटर प्लेन के पायलटों ने। क्लियर, इसलिए इसका नाम रखा जेट विंड। ठीक है, कहां चलती है, इन्होंने जो डायरेक्शन बताई क्या बताई, जब उधर से आ रहा है तो रोका, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट, दिशा क्या होगी, वेस्ट टू ईस्ट। अभी केवल 3 पॉइंट याद रखना है आपको। कहां चलती है, 6 से 12 किलोमीटर की हाइट पर चलेगी, इनकी डायरेक्शन होगी वेस्ट टू ईस्ट, और विंटर में इनकी डायरेक्शन क्या होती है, ज्यादा होती है, अप्रोक्स 350 किलोमीटर तक पर आवर। विंटर में इनकी स्पीड होती है 350 किलोमीटर तक पर आवर। क्लियर, ये 3 चीजें आपको अभी दिमाग में रखनी है जेट स्ट्रीम के संबंध में। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि जब सन नॉर्थ में जाएगा तो जेट स्ट्रीम ऐसे ऊपर की तरफ पोल की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी, और जब सन साउथ की तरफ आएगा तो ये इक्वेटर लाइन की तरफ नीचे आ जाएंगे। क्लियर, यानी अगर ये नॉर्थवर्ड हुआ सन तो ये पोल की तरफ ऊपर शिफ्ट सिकुड़ जाएंगी, और जब ये साउथ की तरफ आएगा तो ये इक्वेटर की तरफ आ जाएंगी। लगभग 20 डिग्री के आसपास तक ये आ जाती है, बिल्कुल इक्वेटर लाइन पर तो नहीं आएगी लेकिन 20 डिग्री के आसपास तक ये आ जाएगी। क्लियर, यहां तक आपको क्लियर होगा। तो कहीं पर पहले जेट स्ट्रीम के बारे में 3-4 लाइन आप लिख लीजिए, साइड में लिखिए, शीतकालीन मानसून के साइड में लिखिए। नंबर फर्स्ट पॉइंट, जेट स्ट्रीम ऊपरी क्षोभ मंडल में, जेट स्ट्रीम ऊपरी क्षोभ मंडल में चलने वाली ठंडी हवाएं हैं, चलने वाली ठंडी हवाएं हैं। ऊपरी क्षोभ मंडल में चलने वाली ठंडी हवाएं हैं, और आगे ब्रैकेट में लिखिए 6 से 12 किलोमीटर। क्लियर, नेक्स्ट पॉइंट इसी में दूसरा, इनकी दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर होती है, इनकी दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर होती है, इनकी दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। हो गया नंबर थर्ड पॉइंट। नंबर थर्ड पॉइंट लिखिए, क्या लिखा है मैंने आपको, वो हो गया, ये हो गया दूसरा। हाँ, आगे लिखिए, शीतकाल में इनकी गति सर्वाधिक होती है, शीतकाल में इनकी गति सर्वाधिक होती है। शीतकाल में इनकी गति सर्वाधिक होती है। हो गया। अभी एक कमेंट आया है कि ये पश्चिम की तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ क्यों चलती हैं, क्योंकि अर्थ जिस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है उसी डायरेक्शन में हमारा एटमॉस्फेयर भी रोटेट करता है, और पोल की तरफ हमारा एटमॉस्फेयर काफी हैवी है ना, ग्रेविटी ज्यादा है, उसने खींच लिया उसको। ठीक है, ठंडा भी है हमारा एटमॉस्फेयर, तो सारी बेल्ट नीचे आ जाती है, उसके साथ एटमॉस्फेयर सर्कुलेट करने लगता है, तो उसी डायरेक्शन में करेगा जिस डायरेक्शन में हमारी अर्थ रोटेट कर रही है। ठीक है, तो आप मेरे साथ एक डायग्राम बना लीजिए। अफ्रीका, जितना डायग्राम की हमें जरूरत है केवल उतना ही बनाना, एग्जाम में भी ऐसा ही करना आप लोग।
जितने की आपको जरूरत है केवल उतना ही डायग्राम एग्जाम में भी बनाना, ऐसा नहीं कि उसके लिए पूरा डायग्राम बनाने बैठो। हो गया? क्या पढ़ना है हमें? शीतकालीन मानसून। अब सारा पेन वैन रख दीजिए, सारा दिमाग इधर कंसंट्रेट करिए आप। देखिए, और इसको देखने से पहले एक और चीज भी देखिए आप। जैसे साइक्लोन में मैंने क्या बताया कि सेंटर में बनता है लो प्रेशर, बाहर बनेगा हाई प्रेशर, बाहर बनेगा हाई प्रेशर, बाहर बनेगा हाई प्रेशर, बाहर बनेगा हाई प्रेशर। क्लियर? और एंटी साइक्लोन में क्या होता है? सेंटर में बनता है हाई प्रेशर, यहां बनता है लो प्रेशर, यहां बनता है लो प्रेशर, यहां बनता है लो प्रेशर, और यहां बनेगा लो प्रेशर। दैट मीन्स कि ऊपर वाला किसको शो कर रहा है? साइक्लोन, और नीचे क्या है? एंटी साइक्लोन। तो अभी हमें क्या करना है? डायरेक्शन देखनी है विंड की। विंड हमेशा कहां चलेगी? हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। क्लियर? अब देखिए कि जो ये विंड चली है, अगर मान लीजिए ये नॉर्दर्न हेमेस्फीयर में बना है, तो नॉर्दर्न हेमेस्फीयर में आप जानते हैं कि सभी विंड अपने राइट हैंड साइड की तरफ टर्न हो जाएंगी। क्लियर? तो राइट हैंड साइड की तरफ टर्न होगी तो क्या होगा? ये हवा सीधी ना पहुंचकर इस डायरेक्शन में मुड़ जाएगी, ये हवा इस डायरेक्शन में मुड़ जाएगी, ये हवा इस डायरेक्शन में मुड़ जाएगी, और ये हवा इस डायरेक्शन में मुड़ जाएगी, क्योंकि नॉर्दर्न हेमेस्फीयर में बना है। अगर ये सदर्न हेमेस्फीयर में बना होता, मान लीजिए हाई प्रेशर, लो प्रेशर, लो प्रेशर, लो प्रेशर और लो प्रेशर, तो यहां भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड जाती, लेकिन सदर्न हेमेस्फीयर में लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मुड़ता है, तो ये हवाएं अब क्या करती? ऐसे मुड़ जाती। तो इनको मैं मिटा देता हूं। दोनों में विंड की डायरेक्शन देख लीजिए आप। यहां पे कैसे घूम रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अगर नॉर्दर्न हेमेस्फीयर में बना है तो, और अगर सदर्न हेमेस्फीयर में बना है तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ऐसे। ठीक है, तो इसको डायरेक्शन को याद रखना है आपको। तो किसी एक ही हेमेस्फीयर में याद रख लीजिए, दोनों हेमेस्फीयर अपने आप याद हो जाएंगे आपको। तो एक ही हेमेस्फीयर में याद रख लीजिए, क्योंकि दूसरा उसका अपोजिट ही होगा। तो आप नॉर्दर्न हेमेस्फीयर का याद कर लीजिए। नॉर्दर्न हेमेस्फीयर में अगर एंटी साइक्लोन बनेगा तो वो कैसे घूमेगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लियर? लिख लीजिए कहीं पर, लिख लीजिए, अगर प्रति चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में बनता है, अगर प्रति चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में बनता है, तो हवाएं, तो हवाएं घड़ी की सुइयों की दिशा में घूमती हैं। तो हवाएं घड़ी की सुइयों की दिशा में घूमती हैं। घड़ी की सुइयों की दिशा में घूमती हैं। ठीक? चलिए, तो इस चीज को ध्यान रखना आप। ठीक है, बाकी साइक्लोन तो आपको बाद में आने वाला है, तब उसको आगे देखेंगे। साइक्लोन जब आएगा तो उसमें किस डायरेक्शन में और कैसे कैसे हवाएं घूमेंगी।
अभी तक आपने जितनी भी चीजें सीखी हैं सारे कंसेप्ट को उसके ऊपर झोंकना है आपको। तो देखिए अभी हुआ क्या, सर्दियां चल रही हैं। सर्दियां चल रही है का मतलब सन कहाँ है, सदर्न हेमिस्फीयर में, तो हम सन को यहां बना लेते हैं। क्लियर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सर्दियां होंगी, यहाँ पे गर्मी है तो यहाँ पे सर्दियां होंगी। और मैंने आपको टेम्परेचर वाले टॉपिक में मैंने आपको पढ़ाया था कि लैंड पार्ट जल्दी ठंडे हो जाते हैं, जल्दी गर्म हो जाते हैं, लेकिन वाटर बॉडी देर से गर्म होती है और देर से ठंडी होती है। क्लियर। तो अब देखिए यहाँ ये पूरा क्या है, लैंड पार्ट, लेकिन यहां पर क्या है, पानी। इसे कहते हैं भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर का पानी गर्म होगा लेकिन लैंड पार्ट ज्यादा ठंडे होंगे सर्दी में। तो अगर सर्दियां हैं तो बनेगा हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर। और पानी गर्म है तो पानी में बनेगा लो प्रेशर। बात समझ गए आप। तो ऐसी कंडीशन होगी तो क्या बनेगा, साइक्लोन। इस समय जेट स्ट्रीम भी अब नीचे उतर आई है। अब जेट स्ट्रीम इस डायरेक्शन में चल रही है। साइक्लोन जब बनेंगे तो समुद्र से पानी ऊपर की तरफ उठेगा, मॉइस्चर ऊपर उठेगा। अब जैसे ही मान लीजिए ये मार्कर है मॉइस्चर और ऐसे जा रही है जेट स्ट्रीम। क्लियर। तो जैसे जेट स्ट्रीम जा रही होगी तो मार्कर इसमें फंस जाएगा और अब ये आगे की तरफ बढ़ जाएगा। क्लियर। तो अब ये जेट स्ट्रीम इस मॉइस्चर को लेकर आगे बढ़ती है। ठीक है। जेट स्ट्रीम एक तो इक्वेटर की तरफ आ गई और इक्वेटर की तरफ आने की वजह से वो किसके ऊपर से क्रॉस करेंगी, भूमध्य सागर के ऊपर से। और यहां से जब क्रॉस कर रही होंगी तो जो पानी ऊपर उठेगा उस पानी को अपने साथ लेकर अब आगे बढ़ेगी। अब आगे पूरा लैंड पार्ट ठंडा है तो अब उसकी हाइट भी कम होना शुरू हो जाएगी। जेट स्ट्रीम नीचे की तरफ उतरने लगेगी। एक तो इक्वेटर की तरफ आई और अब नीचे उतरना शुरू हो जाएगी। अब वो प्लेन एरिया में आगे चलने लगी, पूरे डेजर्ट में आगे चलती है। यहां पर एक माउंटेन है जिसका नाम है हिमालय। ये ठीक। तो जब ये आती है तो ये हिमालय से टकराएगी और टकरा के दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। एक चला जाएगा नॉर्दर्न की तरफ और एक आ जाएगी इंडिया की तरफ। हिमालय से टकराएगी, टकराकर बाइफरकेट हो जाएगी, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। और डिवाइड होने के बाद अब ये इंडिया में अंदर एंटर करेगी। इंडिया में जहां कहीं भी छोटे मोटे माउंटेन पड़े वहां पर ये अच्छी वर्षा प्रदान करती है। तो कश्मीर वाले एरिया से ये क्या करेगी, कश्मीर और पंजाब वाले एरिया से, कुछ राजस्थान का पार्ट, हरियाणा वाला, यहां से ये एंटर करेगी। तो जहां कहीं भी माउंटेन इसको मिले ये वहां पर बारिश करेगी। और राजस्थान में इसी बारिश को बोला जाता है मावठ, है ना, मावठ कहते हैं। और मावठ आप जानते हैं कि रबी की फसल के लिए काफी अच्छी होती है। और कॉमनली इसका नाम होता है वेस्टर्न डिस्टरबेंस, क्योंकि वेस्ट से आया और हमें बारिश कर रहा है। डिस्टरबेंस का मतलब साइक्लोन। तो वेस्ट से आने वाले साइक्लोन को हम कहते हैं वेस्टर्न डिस्टरबेंस। क्लियर। अब ये हमारे इंडिया में एंटर कर गई है। अब इंडिया में बारिश करने के बाद क्या करेगी, ये हवाएं शुष्क हो जाती है क्योंकि इतनी ज्यादा आर्द्रता तो है नहीं, ठंडी वायु है, ठंडी वायु में आर्द्रता को सोखने की क्षमता कम होती है, तो बहुत ज्यादा आर्द्रता तो लेकर नहीं आएगी। अब ये ड्राई विंड के फॉर्म में चलेगी। और इस वक्त आपको न्यूज चैनल वाले कहते हैं कि उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में है। तो ये शीतलहर वास्तव में है क्या, ये शीतलहर है जेट स्ट्रीम। ठीक है, जेट स्ट्रीम। और क्योंकि अब ये शुष्क बहुत ज्यादा है तो इसलिए ये जब चलेंगी तो आपके चेक्स फट जाएंगे, आपके होठ फट जाएंगे। इनको बचाने के लिए आप क्या करते हैं, पेट्रोलियम जेली का यूज करते हैं। ठीक है। तो अब ये आपके प्लेन एरिया में चलने लगी। अब देखिए लैंड पार्ट है हमारा इंडिया। लैंड पार्ट पर क्योंकि ठंडा ज्यादा होगा तो हाई प्रेशर बनेगा। पानी है, यहां पर बनेगा लो प्रेशर क्योंकि पानी गर्म होता है एज कंपेयर टू
लैंड पार्ट, और साउथ में तो गर्मियां हैं, इसलिए यहां पर भी क्या होगा, पानी में लो प्रेशर। लैंड पार्ट हमारा ठंडा था तो हाई प्रेशर बना, पानी गर्म है तो लो प्रेशर बनेगा। ऐसी कंडीशन में क्या बनता है, एंटी साइक्लोन। बात आया समझ में, प्रति चक्रवात बनता है। और मैंने कहा प्रति चक्रवात अगर उत्तरी गोलार्ध में बन रहा हो तो हवाएं कहां घूमती हैं, घड़ी की सुइयों की दिशा में, ऐसे। तो इस वक्त मध्य भारत में बहुत मजबूत प्रति चक्रवातीय कंडीशन बनी होती है। क्लियर। तो ये जो शुष्क हवाएं यहां से ऐसे क्रॉस करके आगे निकल रही थी, इसने पूरी हवाओं को घुमा दिया, इनको आगे नहीं जाने दिया, इनको यहीं से रोटेट कर दिया ऐसे। तो ये आगे ना जाकर अब बंगाल की खाड़ी को क्रॉस करती हैं, और क्रॉस करने के बाद अब टकराएंगे ये तमिलनाडु के तट से, जहां पे सर्दियों में बारिश नहीं हुई थी। इस एरिया से टकराकर यहां पर ये शीतकालीन वर्षा प्रदान करेंगी इस एरिया में। एक तो यहां होगी और एक हमारे नॉर्थ वेस्ट पार्ट में होगी, इधर ज्यादा मॉइस्चर ले आई तो थोड़ी बहुत यूपी वगैरह में हो सकती है। ठीक है, तो दो एरिया में गर्मियों में कम बारिश मिली थी, तो वहां पे सर्दियों में हमें बारिश मिल गई। दोबारा से पूरा कंसेप्ट आप समझ लीजिए। सर्दियों में सन कहां चला गया, साउथ में। सर्दियों में लैंड पार्ट ज्यादा ठंडा होगा एज कंपेयर टू वाटर। तो वाटर में गर्म है, वाटर गर्म है तो लो प्रेशर बनेगा, और लैंड पार्ट ठंडे हैं तो हाई प्रेशर बनेगा। ऐसी कंडीशन में साइक्लोन बनते हैं। साइक्लोन में पानी ऊपर की तरफ उठेगा, जेट स्ट्रीम जब इसके ऊपर से क्रॉस कर रही होगी तो ये इस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगी और आगे की तरफ बढ़ेगी। अब ये हिमालय से टकराएगी, हिमालय से टकरा के बाइफरकेट हो जाएगी, एक चलेगी तिब्बत के पठार की तरफ, एक आगे इंडिया की तरफ। अब जहां पर इंडिया में छोटे मोटे कोई माउंटेन पड़ेंगे, ये अच्छी वर्षा प्रदान करेगी। कश्मीर वगैरह रीजन में, उत्तराखंड वगैरह में यहाँ पे स्नोफॉल होता है इस टाइम। ठीक है, और बाद में यहाँ पे जो वर्षा होती है सर्दियों में, यहाँ पे इसको अलग अलग रीजनल नामों से जानते हैं, और खास तौर से इसे कहते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ऐसा होने के बाद क्या होता है कि जब ये उत्तर के मैदान के अंदर ऐसे आगे जा रही होती हैं, तो प्रति चक्रवात की वजह से ये घड़ी की सुइयों की दिशा में घूमती हैं, बंगाल की खाड़ी के ऊपर से क्रॉस करेगी, दोबारा आर्द्रता एब्जॉर्ब करेगी और टकराएगी कोरोमंडल कोस्ट से, यहां पर आराम से बारिश प्रदान करेंगी। तो जिन रीजन में बारिश नहीं हुई थी गर्मियों में, शीतकालीन मानसून से वर्षा हो जाती है। क्लियर। तो डायग्राम आप बना लीजिए, और डायग्राम बना करके फटाफट हम इसको लिख लेते हैं। बस साइक्लोनिक कंडीशन क्यों बनेगी, अभी तो मैंने बताया था आपको कि सेंटर में लो प्रेशर हो और बाहर हाई प्रेशर हो तो साइक्लोनिक कंडीशन बन जाएंगी, क्योंकि पानी गर्म है, लैंड पार्ट ठंडा है। अभी लिखेंगे सारा। शीतकालीन वर्षा कोरोमंडल के तट पर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, भूमध्य सागर की अहम भूमिका होगी। हाँ, राजस्थान में मावठ कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल वंदना। आप अगर इतना डायग्राम बनाओगे इसके अंदर तो एग्जामिनर फिदा हो जाएगा तुम्हारे पर।
नहीं होगी वहां पे बारिश। एंटी साइक्लोन जहां बनते हैं वहां पे बारिश नहीं होती है। चलिए लिखते हैं। लिखिए, शीतकाल में, शीतकाल में जब सूर्य दक्षिणायन हो जाता है, हाँ विंटर में ओले भी इसी वजह से पड़ेंगे। लिखो, शीतकाल में जब सूर्य दक्षिणायन हो जाता है तो भूमध्य सागर में, भूमध्य सागर के चारों ओर भूमध्य सागर के चारों ओर के स्थलीय भागों में, भूमध्य सागर के चारों ओर स्थलीय भागों में उच्च वायुदाब रहता है। भूमध्य सागर के चारों ओर स्थलीय भागों में उच्च वायुदाब रहता है, जबकि भूमध्य सागर में गर्म जल होने के कारण, जबकि भूमध्य सागर में गर्म जल होने के कारण जबकि भूमध्य सागर में गर्म जल होने के कारण निम्न वायुदाब बनता है। निम्न वायुदाब बनता है। इससे भूमध्य सागर में छोटे छोटे चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। इससे भूमध्य सागर में छोटे छोटे चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। ठीक, पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। लिखिए, इस वक्त जेट स्ट्रीम भी विषुवत रेखा की ओर खिसक आती है। इस वक्त जेट स्ट्रीम भी विषुवत रेखा की ओर खिसक आती है। और जब यह भूमध्य सागर के ऊपर से गुजरती है, जब यह भूमध्य सागर के ऊपर से गुजरती है तो चक्रवातों की आर्द्रता को, चक्रवातों की आर्द्रता को अवशोषित करते हुए पूर्व की ओर बढ़ती है। अवशोषित करते हुए पूर्व की ओर बढ़ती है। देखिए, जो लोग कह रहे हैं सर स्लो, बात ऐसी है मित्रों कि आपको यूपीएससी में 5000 वर्ड लिखने हैं और पीसीएस में लिखने होते हैं 3500 वर्ड्स। टाइमिंग दोनों का सेम है, 3 आवर्स। बात समझ गए आप? तो 3 घंटे में लिखने का जो फर्क है, आपको यूपीएससी में लिखने हैं 5000 वर्ड्स और आपको पीसीएस में लिखना है 3500 वर्ड्स। ठीक है,
तो मैक्सिमम लोगों के क्वेश्चन तो इसी वजह से छूट जाते हैं कि उनकी स्पीड नहीं होती लिखने की। आता है उनको लेकिन उनकी स्पीड नहीं होती, इसलिए वो क्वेश्चन कभी पूरा कर ही नहीं पाते। ठीक है। जेट स्ट्रीम क्या लिखा आपने? उत्थापन क्यों होती है? उत्थापन तो मैंने वर्ड यूज नहीं किया भाई। ठीक है। तो देखिए, आप दो चीजों का यूपीएससी में हमेशा ध्यान रखें। एक तो स्पीड आपके पास होनी चाहिए लिखने की, और नंबर सेकंड कंटेंट। इसके अलावा दुनिया की और तीसरी कोई चीज आपको नहीं चाहिए। हाँ, ये जेट स्ट्रीम कैसे उत्पन्न होगी ये तो हम देखेंगे यार अभी आगे। ठीक है। तो दो चीजें आपके पास होनी चाहिए, एक स्पीड और एक कंटेंट। जिसके पास स्पीड है और कंटेंट नहीं है वो भी कुछ नहीं कर सकता, और जिसके पास कंटेंट है और स्पीड नहीं है वो भी कुछ नहीं कर सकता। तो दोनों का आपको मिला जुला रूप चाहिए। ठीक है। अब हिंदी मीडियम में क्या करते हैं कि हिंदी मीडियम में मात्रा वात्रा ये लगाने में इंग्लिश मीडियम वाली स्पीड नहीं आ पाती। ठीक है। तो हिंदी मीडियम में 5000 वर्ड लिखना बहुत बड़ी महाभारत है। इंग्लिश मीडियम में तो आराम से लिख लेगा बच्चा, लेकिन हिंदी मीडियम में नहीं लिख पाता। तो जिसकी स्पीड नहीं है ना, और लोग कहते हैं कि हिंदी मीडियम का रिजल्ट नहीं आ रहा। ठीक है। तो एक रिजल्ट ना आने का रीजन स्पीड भी है। तो बहुत जमा जमा के ना लिखें एग्जाम में, है ना, और उसकी कोशिश सभी से करें। और एक चीज और मैं खास बात आपको बता देता हूं कि एग्जाम में आड़ा टेढ़ा कुछ भी लिखा है आप, कंटेंट सही है तो मार्क्स मिलेंगे। बात समझ गए आप? अगर आड़ा टेढ़ा कुछ भी लिखा है, कंटेंट अगर सही है, ठीक है, तो आपको मार्क्स मिलेंगे। नॉर्मल हिंदी मतलब आम बोलचाल की भाषा तो नहीं लिखेंगे आप लोग। ठीक है। तो आपको दो चीज चाहिए, स्पीड और कंटेंट। चलिए आगे, क्या लिखा आपने? पूर्व की ओर आते हैं। लिखिए, ये उत्तर पश्चिम हिमालय से टकराकर अब जो लोग कह रहे हैं कि स्पीड से लिखे तो 5000 वर्ड पूरे हो सकते हैं, हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? ठीक है। लेकिन मेरा मानना यह है कि ना इंग्लिश मीडियम वाले और ना हिंदी मीडियम वाले कभी पेपर पूरा करते हैं, कभी भी नहीं होता। ठीक है ना। बहुत सारी कमियां रह जाती हैं, कभी डायग्राम नहीं बन पाता, कभी लिख नहीं पाते, इसी वजह से 50 से 55% के बीच में आपका सिलेक्शन हो जाता है। ऐसा ना सोच के चलें कि ये तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है सेकंड डिवीजन लाना और बहुत इजी एग्जाम होने वाला है। ऐसा कुछ नहीं होता है। इजी उसके लिए है जो कंसेप्ट को समझ रहा है, और जो सोच रहा है कि मैं रट लूंगा और रट के लिखाऊंगा, है ना, बुक को घोट के पी जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। कंटेंट जिसको समझ में आ गया उसके लिए इजी एग्जाम है ना। आगे लिखिए, उत्तर पश्चिम हिमालय से टकराकर दो भागों में बढ़ जाती है। इसकी दक्षिणी शाखा भारत में प्रवेश करती है। इसकी दक्षिणी शाखा भारत में प्रवेश करती है और उत्तर पश्चिम भागों में उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा प्रदान करती हैं। शीतकालीन वर्षा प्रदान करती हैं। यहां ब्रैकेट में डाल लीजिए पछुआ या पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ, कभी न्यूज में सुने पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा हो रही है तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं जेट स्ट्रीम उसमें उसको लेकर आ रही है। आगे लिखिए, वर्षा करने के पश्चात जब ये शुष्क हो जाती हैं, वर्षा होने के पश्चात जब ये शुष्क हो जाती हैं तो उत्तर के मैदानी भागों में तो उत्तर के मैदानी भागों में ये शीत लहरों के रूप में चलती हैं। उत्तर के मैदानी भागों में
ये शीत लहरों के रूप में चलती हैं। आगे पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। आगे लिखिए, इस समय मध्य भारत में मध्य भारत में एक मजबूत प्रतिचक्रवात बनता है। एक मजबूत प्रतिचक्रवात बनता है जिसके कारण ये ठंडी और शुष्क हवाएं घड़ी की सुइयों की दिशा में घूमती हुई घड़ी की सुइयों की दिशा में घूमती हुई घड़ी की सुइयों की दिशा में घूमती हुई बंगाल की खाड़ी को पार करती हैं और आर्द्र होती हैं। और आर्द्र होती हैं। जब ये पूर्वी तटों से जाकर टकराती हैं जब ये पूर्वी तटों से जाकर टकराती हैं तो तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर शीतकालीन वर्षा प्रदान करती हैं। शीतकालीन वर्षा प्रदान करती हैं। क्लियर? तो आज अपना दो टॉपिक हम लोगों के हुए, एक हुआ ग्रीष्मकालीन मानसून और एक हुआ शीतकालीन मानसून, द मैकेनिज्म ऑफ समर मानसून एंड मैकेनिज्म ऑफ विंटर मानसून। क्लियर? कल हम देखेंगे इसके अदर फैक्टर्स कि और कौन से अल्लीनो लालिनो क्या है, तिब्बत का पठार कैसे इफेक्ट करता है मानसून को, है ना, कुछ और फैक्टर इसके हैं वो भी हमें देखने हैं। क्लियर? ओके, टेक केयर, कल मिलते हैं। क्या पूछा आप लोगों ने? अरे जेट स्ट्रीम बताएंगे ना, कहा तो सही आप लोगों से, अभी जेट स्ट्रीम के केवल जो आज 3 लाइनें बताई उसको याद रखो, जेट स्ट्रीम को बताएंगे, जेट स्ट्रीम कैसे बनेगी। जेट स्ट्रीम अभी उसको छेड़ेंगे तो उसको फिर 1 घंटा चाहिए अभी जेट स्ट्रीम, है ना, तो जेट स्ट्रीम जब आएगा तब उसको बताएंगे। ठीक है? अरे तमिलनाडु में है भाई, आंध्रा में नहीं है। चलिए कल मिलते हैं, थैंक यू सो मच।